सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर फोकस। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ एमसीक्यूज लेके आई हूँ अपने टॉपिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। काफ़ी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, इस पे एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे, या तो आप हमसे पीडीएफ को शेयर कर दीजिए। तो देखो, पहली चीज़ टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर टॉपिक क्लियर होगा आपको तो डेफिनेटली आप एमसीक्यूज को ईजिली कवर कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए तो उन बच्चों के लिए काफी इजी होगा आज के लेक्चर को समझना जिन लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा होगा, और वो इन जितने भी मैंने 20 एमसीक्यूज लेके आई हूँ आज, वो उनके इजीली आंसर्स करते जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब भी एक्टिव रहें और अपने अपने रिप्लाईज हमें कमेंट करते जाएं सेम टाइम पे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज which one of the following is not an interpersonal role। देखो, पहली चीज क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है which one of the following is not लिखा है, मतलब इनमें से कौन सा इंटरपर्सनल स्किल रोल में नहीं आता है आपके, ठीक है। और आपको ऑप्शन जो दिए गए ना, उसमें पहला लिखा है फिगर हेड, सेकेंड लीडर, थर्ड लियाजन एंड फोर्थ बॉस। अब देखो, इन टर्म्स को समझना भी बहुत जरूरी रहता है आपके लिए। अगर आपको इनका हिंदी मीनिंग क्लियर होगा तो इट मीन्स आंसर आपके सामने है। पहला पॉइंट लिखा है मैंने फिगर हेड। फिगर हेड मतलब ऐसे लोग जो आपको अपना गुरु मान के चलते हैं या आपके बनाए रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर के अंदर ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो फिगर का हेड हो, मतलब वो फिगर हेड का रोल प्ले करे। सेकंड, वो लीडर हो। हमने टॉपिक पढ़ा लीडरशिप वाला, तो इट मीन्स एक अच्छे कम्युनिकेटर में लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड पॉइंट लिखा है लियाजन। तो लियाजन का मतलब ही क्या होता है? फ्रेंडली इन नेचर। ऐसे इंसान जो इजीली एमिकेबल हो जाए, एमिकेबल अगेन फ्रेंडली लवेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं। और ऑब्वियसली अगर तो जो इंसान खुद में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, इट मीन्स वो सबके साथ क्या होगा? फ्रेंडली नेचर का होगा। तो कौन से पॉइंट की कमी रहती है यहाँ पे? तो इट्स ऑब्वियसली आपका बॉस। जो इंसान खुद को बॉस समझेगा, मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, देखो अगर आप खुद से बॉसी हो जाओगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके साथ नहीं बैठेंगे, वो आपसे हर एक बात शेयर नहीं करेंगे, वो आपसे फ्रेंडली नहीं रहेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर यहाँ रहता है वो क्या रहता है? हमारा बॉस वाला रहता है, ठीक है ना। आई होप पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called। ऐसा कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे क्या होता है, एक सिंगल सोर्स है, वो ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोला है एक सिंगल सोर्स है और वो सिंगल सोर्स एक ही टाइम पे एक से ज्यादा, मतलब लार्ज नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर्स को, उसको क्या बोलेंगे? तो देखो, अब बच्चे यहाँ पे आंसर लगाएंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो ऐसा नहीं है। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन भी तो होता है ना, मतलब कि दो लोग या दो से ज्यादा। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सिंगल पर्सन एक ही टाइम पे लार्ज नंबर को अपना मैसेज सेंड कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, कि एक ही दफा एक से ज्यादा लोग हमारी बात सुन सके, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मास कम्युनिकेशन रहेगा। देखा जाए तो इंटर और इंट्रा दोनों टाइप है कम्युनिकेशन की। एक को बोलते हैं हम लोग बिटवीन, और इंट्रा को बोलते हैं विद इन, जो खुद से हम कम्युनिकेट करते हैं थॉट्स में, अपने सेल्फ से बातें करना, ठीक है ना। और इन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में बैठ के बातें करना, है ना। तो यहाँ बोला है एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों में ट्रांसमिशन, उसको हम बोलेंगे क्या? मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which one of the following is not a relevant factor in interpersonal skill। इनमें से कौन सा एक relevant factor नहीं है किसमें? आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स में। तो देखिए ऑप्शंस को लिखा है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना, तो ये चीज तो होनी ही चाहिए। जो इंसान थॉट को ट्रांसफर कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसका काम के प्रति, अपनी बात के प्रति क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है हमारा। सेकंड बोला है डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग्स, कि जहां आप काम कर रहे हो वहां आप डाउट कर रहे हैं। तो भाई ये चीज मुझे भी कुछ अच्छी नहीं लगी कि अगर मान लो हम ही कहीं काम कर रहे होंगे और अगर हम वहां पे डाउट रख के काम करेंगे, तो इट मीन्स वो काम हेल्दी नहीं होगा। इट मीन्स बॉस या एम्प्लॉय बोल लो, लीडर या उसके साथ में काम करते हैं, उनके बीच में क्या होगा? एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से वो क्या रहेगा? डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें लिखा है प्रिपेयर्डनेस टू लिसन। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या होता है, अगले इंसान को सुनना। तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है सुनने के लिए ना, तो ये पॉइंट भी सही है। एंड एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, ये पॉइंट भी सही है, हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो जो यहाँ राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डाउटिंग द इंटेंशंस ऑफ कलीग। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर्स दैट। अब इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या चाहिए होता है हमें। पहला पार्ट दे रखा, वन हैज गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड अदर देन इंडियन लैंग्वेज। सेकेंड वन इज वन हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। थर्ड इज वन हैज गुड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज। एंड फोर्थ पॉइंट, वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, इंसान किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, अपनी बात को एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि अगला इंसान आपसे फ्रेंडली हो, वो भी आपसे बात करने में हिचकिचाए नहीं। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, डी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नीड टू एसोसिएट विद अदर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है दूसरों के साथ एसोसिएशन में, एसोसिएट करने में, घुलने मिलने में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें लिखा है नीड फॉर इनकल्शन, नीड फॉर इंडुवेशन, नीड फॉर कंट्रोल और नीड फॉर अफेक्शन। तो इट्स क्वाइट इफेक्टिव चीज की देखो, अगर तो आप चाहते हो कि आप किसी से इजीली एसोसिएट कर सको, इजीली फ्रेंडली होके बात कर सको, तो आपको पहली चीज क्या होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए उस इंसान के लिए। आपका नेचर काफी हम्बल होना चाहिए उस इंसान के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा आपका, नीड फॉर अफेक्शन। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। बोला है कि भाई बिगेस्ट एडवांटेज क्या रहती है किसी भी एक नॉर्मल इंटरेक्शन में जो आप करते हो रेगुलर बेसिस पे, कोई एक ऑफिसर अपने सब ऑर्डिनेट के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या कहा जाता है या उससे क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि इट सेटिस्फाइड द सब ऑर्डिनेट्स, कि वो जो कन्वर्सेशन रहती है वो खुश कर देती है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, या इट रिजल्ट्स इन डिक्रीमेंट ग्रुप रिलेशनशिप। थर्ड इज इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एंड फोर्थ इट डिस्करेजेस द सबऑर्डिनेट, की क्या वो डिस्करेज करती है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर तो एक रेगुलर इंटरेक्शन होती है किसी भी ऑफिसर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में, तो वो क्या होनी चाहिए, वो एक अच्छा कोई डिसीजन निकल के आना चाहिए, उनकी बात का कोई एक मतलब तवज्जो निकल के आना चाहिए। तो इट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज द राइट ऑप्शन हियर। Next question, which one of the following characteristic is most important for taking appropriate decision for socially disadvantaged person। कोई भी इंसान जो सोशली डिसएडवांटेज है उसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है डिसीजंस के लिए। तो लिखा है एम्पैथी होना चाहिए, एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए, इमोशनली इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए। तो देखो, अगर तो आपको किसी से सोशली किसी से आपने बात करनी है, आपको किसी से अच्छे से मतलब आप बोलो कि आपको किसी के लिए अच्छे से अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए एम्पैथी की, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ए पार्ट, दिस इज एम्पैथी। अगर आप अथॉरिटेरियन बन जाओगे तो इट मीन्स आप ऑर्डर देने लग जाओगे आगे वाले को। अगर आप खुद ही इमोशनली अनस्टेबल होंगे तो आप अगले इंसान से इमोशनली फ्री होकर आप बातें नहीं कर पाओगे। तो इट मीन्स आप में क्या होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी तीन टर्म्स, एक होती है एम्पैथी, एक होती है एपैथी, एक होती सिंपैथी। तो प्लीज इनके भी मीनिंग देख के जाना। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर, किसी भी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या रहते हैं, क्या वो यू एंड मी होता है, क्या वो हिम एंड दे होता है, क्या वो यू एंड वी होता है, क्या वो मी एंड देम होता है। तो अगर तो आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा होगा तो वहां लिखा होता है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, यस और नो, ये लिखा होता है ना, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स वी का होना तो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन में भी वी का होना उतना ही जरूरी है। लेकिन वी के साथ जिससे आप बात करने जा रहे हो, ऑब्वियसली वहां पे सेकंड पर्सन कोई होगा ना आपके लिए, तो वो क्या होगा, यू होगा। तो यू एंड वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एनी कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, यू एंड मी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, formal guidelines and authority hierarchies are examples of which function of communication।
कोई भी फॉर्मल गाइडलाइन आप दे रहे हैं किसी को, अथॉरिटिकल हायरार्कीज जो होती हैं वो किसकी एग्जांपल है, कौन सी टाइप में वो आनी चाहिए, क्या वो कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हम वहाँ पे कोई अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन को देने की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स देखो नाम लिखा है ऊपर कि भाई फॉर्मल गाइडलाइन है और अथॉरिटी हायरार्कीज है, तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे कंट्रोल की बात होगी ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, गेस्चर्स होता है ना। तो आपको अब देखना है कहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है वो सही दिए हुए। पहला लिखा है बॉडी लैंग्वेज, देन फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। देखो बॉडी लैंग्वेज तो होता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन टोन हमारा नहीं होता है नॉन वर्बल में, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड लिखा है गेस्चर्स, ये होते हैं हमारे। पोस्चर्स, यस, मूवमेंट ऑफ बॉडी नॉन वर्बल में ही आता है हमारा। इमोशनली एक्सप्रेशन जो हम फेस से देते हैं, यस, ये भी होता है हमारा। तो आई थिंक हमारा जो है बी पार्ट जो है हमारा वो राइट ऑप्शन है, और बाकी को देखने की हमें जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए देन। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में हमारा निकल गया यहाँ से। नाउ मूविंग टू अवर 11th क्वेश्चन एंड दैट इज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है? क्या वो मीडियम नहीं होता, क्या वो लाइफ वैल्यू एंड विजन नहीं होता, क्या वो ट्रांसमिशन नहीं होता, क्या वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता? तो भाई कम्युनिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? देखो इन्फॉर्मेशन तो है ही ना, क्योंकि सेंडर हमें इन्फॉर्मेशन ही तो सेंड करता है, और एक मीडियम के थ्रू करता है, चैनल। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने लिया था ये भी अपना फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक में, और फिर वो मैसेज जाता है कहाँ पे, मीडियम के थ्रू, रिसीवर के पास। इट मीन्स मीडियम तो है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसमिशन हो रहा है, ये भी है। इन्फॉर्मेशन को ही सेंड कर रहा है, तो ये भी है। तो बचता कौन सा? दिस लाइफ वैल्यू एंड विजन जो है इसका आंसर है, कि जो इनमें से नहीं है। ये तीनों तो हमारे हैं ही ना, तो जो बच गया वो क्या बच गया हमारा? लाइफ वैल्यूज एंड विजन। तो लाइफ वैल्यू विजन इसमें नहीं आएगा, आई होप। तो यहाँ पे जो आपका रहता है वो कौन सा रहता है? बी पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग से आप क्या समझते हो? चलो ऑप्शंस को देखते हैं अपने। लिखा है फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर साउंड और मैसेज। नहीं, रिस्पॉन्ड का मतलब सिर्फ फोकस थोड़ी करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉर्टिंग द वेरियस साउंड्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन। थर्ड, कन्फर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। एंड फोर्थ, असाइनिंग मीनिंग टू द मैसेज। तो भाई रिस्पॉन्स आप तभी करोगे जब आपको अंडरस्टैंड चीजें कंफर्म होंगे कि यार मेरे को जो चीज समझ आ रही है वो सही समझ आ रही है। इट मीन्स कन्फर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्स करना। अगर हमें समझ आया होगा तो ही तो हम रिस्पॉन्स करेंगे ना। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सी पार्ट रहेगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इट्स सी पार्ट हियर। 13th क्वेश्चन, ऑल डिसीजंस, हर एक डिसीजन पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन। किस वाले टाइप में डिसीजन पावर सेंट्रलाइज होती है? क्या वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, क्या वो लाजी फेयर लीडरशिप है, क्या वो ऑटोक्रेटिक में होता है, क्या इन तीनों में ही होता है, ऑल ऑफ द अबव? तो अगेन मैं कहूंगी कि लीडरशिप टॉपिक में मैंने आपको कराए थे लीडरशिप स्टाइल्स, और वो 4 तरह के थे। डेमोक्रेटिक था, लाजी फेयर था, ऑटोक्रेटिक था और ब्यूरोक्रेटिक था। एग्जाम में उनको देख के जरूर जाना। किसी भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे या लीडरशिप स्टाइल पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। यहाँ बोला है ऑल डिसीजन पावर इज सेंट्रलाइज इन। हर एक डिसीजन पावर सेंट्रलाइज किस वाले टाइप में होती है? कौन मालिक होता है हर पावर को लेने वाला? किस में होता है वो? ऑब्वियसली वो एक बॉस में होगा, और बॉस वाला कैटेगरी कौन सा था हमारा? दैट वाज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये क्या था कि लीडर के अंदर जो लीडर है, जो बॉस है, जो किसी कंपनी का मालिक है, वो हर एक डिसीजन खुद से लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोक्रेटिक होगा। तानाशाह, मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको हिटलर की इसमें, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। वो इस टाइप में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, तो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर 14th क्वेश्चन एंड दैट इज, in order to understand verbal and non-verbal communication which are the following things should we do। अगर तो हम चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंड करना है वर्बल को भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला बोला है क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कल्चरल डिफरेंसेस को। सेकंड बोला है स्टार्टिंग योर ओन कल्चर, कि सिर्फ अपना ही कल्चर पढ़ना चाहिए आपको। या थर्ड बोला है लर्न अबाउट अदर्स कल्चर, दूसरों के कल्चर को पढ़ना चाहिए आपको, अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। या फोर्थ बोला है ऑल ऑफ दी अबव। देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया कल्चर,
और जब कल्चर की हम बात करते हैं ना तो उसका सिंपल मतलब होता है सिर्फ अपने ही कल्चर का हमें पता नहीं होना चाहिए, हमें हर किसी के कल्चर का पता होना चाहिए और उसको हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा कि पहले चीज तो हमें अपना कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सेकंड हमें बाकियों के कल्चर को भी पढ़ना चाहिए, थर्ड हमें स्टडी करना चाहिए अपने खुद के कल्चर को भी, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी पार्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबो। हमें हर किसी का कल्चर, अपना कल्चर एट द सेम टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर 15th क्वेश्चन एंड दैट इज अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक पे भी कि भाई इसका एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं। तो ठीक है ना, इसका सिंपल सा ऑप्शन रहता है डायडिक। डायाडिक बोल लो आप इसको, या डायडिक बोल लो, सी पार्ट रहेगा। डाया मतलब एक से ज्यादा, ऐसे भी आप एग्जाम के लिए कर सकते हो इसको याद, ठीक है ना। तो डायडिक कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी, ठीक है ना। तो हो गया आपका 15वां क्वेश्चन भी यहीं से। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन आपको दे रखा है, एब्रीवेशन लिखा हुआ है एडा, AIDA प्लान स्टैंड्स फॉर। ये प्लान किसको स्टैंड करता है? अब अगर आपने एब्रीवेशन थोड़ी बहुत देख के गए होंगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम में। ऑप्शन दे रखा है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ए पार्ट। सेकंड बोला अथॉरिटी, इंटरेस्ट, डिस्क्लोज, सी। बी पार्ट तो होगा नहीं बिकॉज हमें 4 दे रखे, तो बी पार्ट में ऐसा कुछ है नहीं दिख रहा हमें। सी पार्ट बोला हमें एक्यूरेसी, इंटरडिक्शन, ये भी हमारा पार्ट गलत लग रहा है हमारे को। फोर्थ बोला है अटेंशन, एक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर, अथॉरिटी। तो पहली चीज अटेंशन का होना बहुत जरूरी है, उस चीज पे इंटरेस्ट होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, एंड डिजायर टू लर्न, डिजायर टू कम्युनिकेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उस कम्युनिकेशन के ऊपर एक्शन लेना आपने, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो 16th का वो ए पार्ट रहेगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 16th का ए पार्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसको एज इट इज देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इट रेफर्स टू द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स typical of a group. It can be defined as all the ways of life including art, belief and institution of a population that are passed down from one generation to other generation. मैच दिस स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करती है? क्या ये कल्चर की बात कर रहा है, क्या ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, क्या ये सोशल लैक की बात कर रहा है, और क्या ये नॉर्म्स की बात कर रहा है? देखो डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। लंबा लग रहा है क्वेश्चन हमें, लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। बोला है कि ऐसा कोई बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पर क्या होता है, एक ग्रुप है जो डिफाइन करता है लाइफ को, जिसके अंदर हमारे आर्ट, बिलीफ, हमारे इंस्टीट्यूशन सब कुछ आ जाता है, और वो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलते हैं? वहां का कल्चर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कल्चर रहेगा। बिकॉज कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो बात करने का एक तरीका है ना, कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहा क्या गया है? आर्ट, बिलीफ, इंस्टीट्यूशन जो आप पास करते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो 17th का हमारा रहेगा ए पार्ट। 18th अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में देखा जाए तो, व्हेन टू अननोन पीपल मीट विच वन of the following matchly correct in the process of uncertainty reduction। जब दो डिफरेंट लोग मिलते हैं तो कौन सी चीज आपको लगता है कि सही होनी चाहिए या सिस्टमैटिक होनी चाहिए? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्या पैसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उसमें बोला है कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो पर्सन को। देखो पैसिव मतलब जब आप साइलेंट होते हो, इट मीन्स आप साइलेंटली किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। सेकंड बोला है एक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब कि अब आप एक्टिव हो गए, पहले आपने उसको ऑब्जर्व किया, अब आप उससे बात करने जा रहे हो, आस्किंग अदर्स अबाउट दैट पर्सन, अब उस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे हो। थर्ड बोला है इंटरैक्टिव स्ट्रैटेजी। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? आप इंटरेस्ट ले रहे हो उस इंसान में, तो आप उससे क्या करोगे? क्वेश्चंस को पूछोगे, ठीक है ना। तो बोला है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये कोड को सेलेक्ट करना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में होता ही क्या है? पहली चीज, आप हमेशा पैसिव होते हो। पैसिव का मतलब क्या होता है? आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो अगले इंसान को कि वो क्या कर रहा है, किस तरह का इंसान है। उसके बाद आप क्या करते हो? किसी से उसके बारे में कंफर्म करते हो, आस्क अदर्स अबाउट दैट पर्सन, है ना। तो सेकेंड चीज हो गई आपकी, आप एक्टिव हो गए, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम जब आपने पूछताछ की उसके बाद क्या हो गया? आप इंटरेक्टिव हो गए, ठीक है ना। तो आपने उससे बात स्टार्ट करना शुरू किया। इट मीन्स आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड 3 आर टोटली करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा? सी पार्ट रहेगा। नाउ 19th क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन
What does it mean? Very important purposes are communicated in the simple ways and high expectations are generated. बोला है कि भाई आपको इस लाइन का जो कोट करके रखा हुआ है ना, कोट अनकोट में लिखा हुआ है, आपको इसका मतलब बताना है कि इनके हिसाब से क्या क्या है। इसका मतलब करिश्मा से निकल के आता है, क्या इसका मतलब इंस्पिरेशन है, क्या ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, या क्या ही ये इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पसेस जो लाइफ के होते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं सिंपल वे में, और उनसे हमें क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली उसको हम इंस्पिरेशन ही तो बोलते हैं ना, कि हमने किसी को देखा, हम उससे इंस्पायर हुए, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो चीज़, और उससे हमने क्या किया, खुद में एक हाई एक्सपेक्टेशन को डेवलप किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका 19th का, दैट वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the particular place of empathy and sympathy in interpersonal relationship? बोला है कि क्या जगह रहती है एम्पैथी की और सिंपैथी की किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशन में या कम्युनिकेशन में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपैथी मे बी रिक्वायर्ड इन सम कंडीशंस बट एम्पैथी शुड ऑलवेज बी देयर। सिंपैथी कहीं कहीं होनी चाहिए लेकिन एम्पैथी तो हर जगह ही होनी चाहिए। अब इनका मतलब, सिंपैथी मतलब आप किसी के लिए सिंपैथेटिक हो गए, किसी पे आपको तरस आ गया, आप इमोशनली अटैच हो गए, उसको कहते हैं सिंपैथी। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपका कोई बॉस है, आप उसके एम्प्लॉयज़ हो, या कहीं भी आप टीचर स्टूडेंट हो, या आपके फ्रेंड्स ही हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी इंटरपर्सनल में, है ना। और सेकंड बोला है हमें कि एम्पैथी मे बी रिक्वायर्ड एट टाइम्स बट सिंपैथी शुड बी ऑलवेज देयर। एम्पैथी कभी कभार होनी चाहिए लेकिन सिंपैथी तो हमेशा ही होनी चाहिए। सी बोला है, in the interpersonal relationship none of these have so stable and indisciplined places। बोला है कि इंटरपर्सनल में ये दोनों का कोई इतना स्पेस नहीं होता एज पर द रिक्वायरमेंट, इनको हम यूज करते हैं। फोर्थ बोला है, नन ऑफ द अबोव गिवन स्टेटमेंट डिफाइन करेक्टली द प्लेस ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी। चौथा ऑप्शन बोला है कि इन दोनों को करेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, एम्पैथी सिंपैथी को यहाँ हमारे जो ऑप्शंस में उनमें करेक्टली नहीं है ये, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए सिंपैथी होना चाहिए लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। मान लो अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है और अननेसेसरी अगर आपका बॉस आपके साथ सिंपैथी रखना शुरू कर देगा, इट मीन्स वो अपने काम में लैक करेगा, है ना। तो सिंपैथी may be required in some conditions but empathy should always be there। yes, this one is the right option 20th का, because empathic होना चाहिए, empathy की क्वालिटी होनी चाहिए। sympathy कभी कभार हो भी सकती है, कभी कभार नहीं भी हो सकती है, बिकॉज आपको एक फर्म, आपको एक बोल लो, आपको कोई एक इंस्टीट्यूट रन करना है या आप किसी मैनेजमेंट के मालिक हैं, तो आपके अंदर एम्पैथिक क्वालिटी, आपके अंदर एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और प्लीज़ इट्स एन रिक्वेस्ट कि इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखो। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस नहीं, और भी क्वेश्चंस जो बनते होंगे आप उनको भी देख के जाओ, बिकॉज अगेन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 3 से 4 आप मान के चलो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं, काफ़ी स्कोरिंग है, आप इजीली इन पे स्कोर कर सकते हो। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ यू कैन कम्युनिकेट विद अस। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ फॉलो अप आवर चैनल करियर फोकस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।